प्लांट डीएनए एक्सट्रैक्शन। आज हम एक प्रैक्टिकल टेक्निक के बारे में सीखने जा रहे हैं जो कि है डीएनए एक्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डीएनए को एक्सट्रैक्ट क्यों किया जाता है। इन ऑर्डर टू स्टडी डीएनए, डीएनए को हम क्यों एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको स्टडी करने के लिए। जब हम स्टडी करेंगे तो हम उसको मुख्तलिफ तरीकों से मैनिपुलेट करने का भी तरीका जान जाएंगे। तो इट इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए। इसका मतलब क्या है? टू गेट आउट ऑफ द सेल, के डीएनए को उस सेल में से बाहर निकालना। तो डीएनए मोस्टली हम देखते हैं कि सेल्स या मुख्तलिफ सेल्स के अंदर बाउंडेड ऑर्गेनेलीज के अंदर मौजूद होता है जिनकी मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो इस तरह से उन मेम्ब्रेन्स को तोड़ के वहां से डीएनए को रिलीज करना, दिस इज कॉल्ड डीएनए एक्सट्रैक्शन। तो अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स को देखें जिसकी एग्जांपल है ह्यूमंस या प्लांट सेल्स वगैरह, तो वहां पे जो डीएनए होगा वो क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद होता है और क्रोमोसोम्स जो हैं ये न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड होती हैं। तो अब उस डीएनए को वहां से रिलीज करने के लिए हमें उसके क्रोमोसोम्स को भी तोड़ना होगा, न्यूक्लियस की वाल्स को भी तोड़ना होगा और उनसे बाहर जो उनकी सेल वाल या सेल मेम्ब्रेन है उसको भी हमें उसकी लाइसिस या ब्रेकेज करनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा प्रोसेस, आप इन सारी चीजों को जब तोड़ने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं? डीएनए एक्सट्रैक्शन। और फिर उसके बाद उसमें से डीएनए को रिलीज करना, प्योरीफाई करना। दूसरी तरफ अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? जिनका न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। इसकी एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया वगैरह। तो ऐसे सेल्स के अंदर चूंकि न्यूक्लियस नहीं होता इसलिए उनका जो डीएनए होता है वो रिंग्स या सर्कुलर फॉर्म में उसके साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हुआ होता है, वहां पे उसके अंदर बिखरा हुआ होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड्स। तो हमने ये अक्सर डायग्राम देखी है कि अगर ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसका न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद होता है या जेनेटिक मटेरियल जो कोई भी है। जबकि अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो वहां पर न्यूक्लियस नहीं होता बल्कि डीएनए या जेनेटिक मटेरियल रिंग्स शेप में, जिनको हम प्लाज्मिड्स कहते हैं, या फिर फ्री फॉर्म में उसके साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। तो ऐसी टेक्निक जो वहां से क्या करे? फर्स्ट वहां से डीएनए को फ्री करे। इसका मतलब क्या है? कि उसकी वाल्स की ब्रेक डाउन करे। देखें यहाँ पे वाल्स जितनी भी हैं उनकी ब्रेकेज हो और उसके अंदर से डीएनए रिलीज हो। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड क्या है? देन सेपरेट्स इट फ्रॉम द सेलुलर फ्लूइड। जो अगर ये वाल्स जब टूट जाती हैं तो वहां पे सिर्फ डीएनए ही नहीं होता बल्कि उसके साथ कुछ दूसरे कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं, जिसमें सबसे मेजर क्या है? प्रोटीन्स। तो वहां पे प्रोटीन्स भी मौजूद होंगी। अब एक मिक्सचर हमारे पास आ जाता है जिसमें डीएनए और प्रोटीन दोनों होती हैं। अब उसमें से डीएनए को सेपरेट करना किस लिए? ताकि हमें प्योर फॉर्म में डीएनए मिल जाए। तो दिस इज कॉल्ड प्लांट डीएनए एक्सट्रैक्शन। जनरल स्टेप्स देखते हैं जो कि डीएनए एक्सट्रैक्शन में फॉलो किए जाते हैं। अगरचे ये स्टेप्स वेरी करते हैं। अगर आप प्लांट का डीएनए एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, एनिमल का या फंजाई का या किसी भी दूसरी ऑर्गेनिज्म का, तो ये स्टेप्स वेरी करते हैं, उसके हिसाब से उनको मैनेज किया जाता है। लेकिन ये जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये कुछ जनरल स्टेप्स हैं जो कि तकरीबन तमाम ऑर्गेनिजम्स के डीएनए एक्सट्रैक्शन में कॉमन होते हैं। तो ये जो 3 स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं? लाइसिस, प्रेसिपिटेशन एंड प्यूरिफिकेशन। तो इनको हम वन बाय वन देखते हैं डिटेल से। सबसे पहले लाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या है? ब्रेकिंग। किसी चीज का तोड़ने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं लाइसिस। इस स्टेप में क्या किया जाता है? द सेल एंड द न्यूक्लियस आर ब्रोकन ओपन टू रिलीज द डीएनए इनसाइड। जिस तरह हमने पिछले स्टेप में बात की थी कि सेल वाल्स, उनके अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद डीएनए। अब अगर हम इस डीएनए को रिलीज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि सेल वाल्स या सेल मेम्ब्रेन, डिपेंडिंग ऑन कि वो प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, उसकी सेल वाल को तोड़ना, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ना और उसके अंदर मौजूद डीएनए को रिलीज करना। तो दिस स्टेप इज कॉल्ड लाइसिस। इसको कैसे किया जाता है? ये 3 पार्ट्स पे होता है। सबसे पहले क्या किया जाता है? मैकेनिकल डिसरप्शन। मैकेनिकल डिसरप्शन का क्या मतलब है? कि बाय फोर्स उसकी वाल्स को तोड़ा जाए। दिस कैन बी डन विद अ टिश्यू होमोजेनाइजर। ये किसी भी टिश्यू होमोजेनाइजर को यूज किया जा सकता है, जैसे कि स्मॉल ब्लेंडर वगैरह। तो ब्लेंडर को यूज करके भी हम कर सकते हैं। ठीक है, जबकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट और कॉमन मेथड क्या है? पेस्टल एंड मोर्टार का। तो पेस्टल एंड मोर्टार या ब्लेंडर वगैरह को यूज करके हम बाय फोर्स, उसमें फिजिकल फोर्स यूज करके उसकी जब वाल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन लाइसिस। उसके बाद सेकंड क्या किया जाता है?
सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, यूज ऑफ डिटर्जेंट्स एंड एंजाइम्स। डिटर्जेंट्स और एंजाइम्स को यूज करके हम वहां से उनकी वाल्स की ब्रेकिंग करते हैं। एंजाइम्स कौन से हो सकते हैं, प्रोटीनिएजेस, के वगैरह, तो इनको हम यूज करते हैं। ये क्या करती हैं, उनके अंदर मौजूद स्पेशली जो प्रोटीनिएज है, ये एक स्पेसिफिक एंजाइम है जो कि प्रोटीन्स की लाइसिस या प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन के लिए इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से और उसको फिर यहाँ पे यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स। थर्ड स्टेप में क्या किया जाएगा, जो भी हमारे पास अब लाइसेट आ गया है, लाइसेट हम किसको कहते हैं, वो प्रोडक्ट या वो मिक्सचर जो हमें लाइसिस के बाद मिलता है। लाइसिस के प्रोसेस से जो भी हमें मिक्सचर मिलेगा हम उसको कहते हैं लाइसेट। उसकी हम इंक्यूबेशन करते हैं। तो इंक्यूबेशन क्या होती है कि उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दिया जाता है फॉर स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन। अब ये टाइम ड्यूरेशन क्या होगी या वो टेम्परेचर क्या होगा, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ प्लांट या नेचर ऑफ दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म जिससे आपने वो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया है। तो लाइसिस के जो 3 सब स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले उसकी डीएनए की जो इर्द गिर्द जो वाल्स या मेम्ब्रेन्स हैं उसको मैकेनिकली बाय फिजिकल एजेंट तोड़ना। सेकेंडली बाय केमिकल एजेंट्स जैसे कि डिटर्जेंट्स और एंजाइम्स वगैरह को यूज करके तोड़ना। थर्ड क्या है, बाय हीट, उसकी इंक्यूबेशन की जाती है एक खास टाइम पीरियड और खास टेम्परेचर पे। तो इस तरीके से उनकी जो वाल्स होती हैं वो टूट जाती है और उनके अंदर मौजूद डीएनए और उसके साथ साथ जो बाकी मटेरियल है, प्रोटीन्स वगैरह, वो उसमें से रिलीज हो जाते हैं। सेकंड स्टेप है प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन को जनरली हम क्या कैसे डिफाइन करते हैं कि जब भी किसी मिक्सचर के अंदर कोई एक कंपोनेंट उसके अंदर डिजॉल्व ना हो और वो सरफेस पे फ्लोट करने लग जाए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ इस स्टेप के अंदर क्या होता है कि डीएनए अब हमारे पास फ्री फॉर्म में मौजूद है, उसकी वॉल्स जो है वो उनकी ब्रेकेज हो चुकी है। अब डीएनए और उसके साथ कुछ दूसरे जो सेल्स के पार्ट्स हैं वो भी मौजूद हैं। अब एक मिक्सचर हमारे पास है, वो डीएनए फ्री हो चुका है लेकिन मिक्सचर की फॉर्म में है। तो इसमें से एक ही टेक्निक है प्रेसिपिटेशन जो कि उस मिक्सचर में से डीएनए को बाकी सेलुलर डेब्री से अलग कर सकती है। तो सेलुलर डेब्री कौन सा है, इसके अंदर वही प्रोटीन्स और दूसरी मुख्तलिफ चीजें मौजूद हैं, साथ साथ उसके अंदर डीएनए भी मौजूद है। तो इसको इस तरह से देख लें कि सपोज ये एक वो ट्यूब है या कंटेनर है जिसके अंदर हमने वो सारा सेलुलर डेब्री इसके अंदर डाला हुआ है, इसके अंदर स्टोर किया हुआ है। तो इसमें मुख्तलिफ प्रोटीन्स भी होंगी, डीएनए भी होगा और बाकी भी मुख्तलिफ आरएनएज वगैरह भी हो सकते हैं। अब हम इसमें से सिर्फ डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, कुछ इसके ऊपर ऐसे कंपाउंड्स अप्लाई करेंगे जो कि डीएनए की प्रेसिपिटेशन में हेल्प करेंगे। सबसे पहले हम डीएनए के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि डीएनए मोर स्टेबल हो जाता है और लेस वाटर सॉल्युबल हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम उसके अंदर कुछ अल्कोहल की कोई भी फॉर्म जैसे कि इथानॉल या फिर आइसोप्रोपेनॉल वगैरह डालते हैं जिसकी वजह से डीएनए की प्रेसिपिटेशन हो जाती है। अब इस मिक्सचर के अंदर जो डीएनए मौजूद था, इसमें जब हम इसके ऊपर अल्कोहल वगैरह या आइसोप्रोपेनॉल या इथानॉल हम डालते हैं तो इसके अंदर जो मौजूद डीएनए होता है वो बाकी कंपाउंड्स, तो चूंकि उसके अंदर ये बाकी कंपोनेंट्स प्रोटीन्स वगैरह जो उसमें मौजूद हैं वो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन डीएनए अब ये अल्कोहल डालने की वजह से उसके अंदर सॉल्युबल नहीं रहा। अब क्या होता है कि ये डीएनए सॉल्युबल ना होने की वजह से सरफेस के ऊपर फ्लोट करने लगता है, ये मतलब कि प्रेसिपिटेट्स बना लेता है। तो हम वहां से अब उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या था, प्रेसिपिटेशन, जिसमें हम प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में डीएनए को किसी भी सेल के जितने भी इंटरनल पार्ट्स हैं, जितने भी इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, उसके मिक्सचर में से आइसोलेट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है प्यूरिफिकेशन। अब हमारे पास वो जो हमारे डीएनए आया था जो हमने उसमें से प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में अलग किया है, अब हम उसकी प्यूरिफिकेशन करेंगे। प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो भी डीएनए हमारे पास है वो उसके अंदर अगर कोई इम्प्योरिटीज हैं उनको रिमूव किया जाए। यहाँ इम्प्योरिटीज का क्या मतलब है, प्रोटीन्स वगैरह। तो हर वो अनरिक्वायर्ड चीज जो आपके सैंपल में आ जाती है उसको हम इम्प्योरिटी कहते हैं।
तो हमें तो चाहिए डीएनए, हमें डीएनए चाहिए, लेकिन जब हमने इस स्टेप के अंदर उसमें से प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में डीएनए जो ऊपर सरफेस पे आया था उसको कलेक्ट किया है, तो अब चांसेस हैं, बल्कि मोस्टली ऐसा होता है कि उसके साथ साथ कुछ प्रोटीन्स और दूसरी चीजें भी आ जाती हैं। तो अब हमने उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है। इसके अलावा जो बाकी सेल लाइसेट है उसके अंदर अगर कोई डीएनए के कंपोनेंट्स या फ्रेगमेंट्स मौजूद हैं उनको भी एक्सट्रैक्ट करना है, ताकि पूरे का पूरा डीएनए हमारे पास प्योर फॉर्म में आ जाए। तो डीएनए की प्यूरिफिकेशन के लिए क्या किया जाता है, इसको वॉश किया जाता है अल्कोहल के साथ। अल्कोहल के साथ वॉश करने का मतलब क्या है कि उसके अंदर अल्कोहल डाली जाती है और उसको शेक किया जाता है। शेक करने के बाद उसमें से अगर सोल्यूशन के अंदर या वो मिक्सचर के अंदर कहीं भी डीएनए के फ्रेगमेंट्स मौजूद हैं तो वो कंप्लीटली प्रेसिपिटेट होकर एक जगह जमा हो जाते हैं, जबकि उनके साथ अगर कोई प्रोटीन्स वगैरह या अनवांटेड मटेरियल है तो वो उधर से रिमूव हो जाता है या उसके साथ अटैच के बजाय वो अलग हो जाता है। अब ये वो पॉइंट है जिसमें हमारे पास प्यूरिफाइड डीएनए मौजूद है। अब प्यूरिफाइड फॉर्म में डीएनए हमारे पास आ चुका है। अब हम उसको वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं, और वाटर के अंदर डिजॉल्व करने का मकसद क्या होता है कि इस फॉर्म में उसकी हम हैंडलिंग इजीली कर सकते हैं और स्टोरेज काफी लंबे अरसे तक हो सकती है। तो ये 3 मेजर स्टेप्स थे जो कि फॉलो किए जाते हैं किसी भी तरह का डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सबसे पहला क्या है, लाइसिस। लाइसिस में क्या किया जाता है, सेल वॉल्स या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जितनी भी हैं उनकी ब्रेकेज की जाती है और उसके अंदर से डीएनए और उसके साथ साथ दूसरे कंपाउंड्स को रिलीज किया जाता है। ये बाय फोर्स किया जाता है, ठीक है, बाय केमिकल्स किया जाता है और बाय हीट भी किया जाता है। इसके बाद फिर प्रेसिपिटेशन है। इसमें क्या किया हो जाता है कि जितने भी कंपाउंड्स मौजूद हैं उनके अंदर हम अल्कोहल डालते हैं। अल्कोहल डालने से जो डीएनए है, चूंकि अल्कोहल में वो सॉल्युबल नहीं है, तो वो प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में सरफेस पे आ जाता है, वहां से हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो थर्ड स्टेप क्या है, प्यूरिफिकेशन। अब हमारे पास जो प्रेसिपिटेट्स आए हैं डीएनए के, तो उनके साथ साथ कुछ ट्रेसेस की फॉर्म में प्रोटीन्स भी मौजूद होंगी जो कि अनवांटेड मटेरियल हैं। हमें उसमें से डीएनए चाहिए, तो जब अनवांटेड मटेरियल मतलब कि प्रोटीन्स भी उसके साथ आ जाती हैं तो उनको प्यूरिफाई कैसे किया जाता है कि उनके साथ हम मजीद अल्कोहल की वॉशिंग करते हैं। अल्कोहल उसके अंदर जितना डालते जाएंगे तो प्रोटीन्स अगर डीएनए के फ्रेगमेंट्स के साथ अटैच हुई हुई हैं तो वहां से रिमूव हो जाएंगी, और बाकी उस सेलुलर डेब्री में से जितना भी डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो एक जगह जमा होकर एक क्लस्टर सा या एक क्रिस्टल्स फॉर्म में मौजूद आ जाते हैं, तो वहां से हम उनको कलेक्ट कर सकते हैं और ये इजी है हैंडलिंग के लिए भी। तो ये तो जनरल स्टेप्स थे जो आपके सामने मैंने डिस्कस किए कि किसी भी सैंपल में से डीएनए के एक्सट्रैक्शन के 3 मेजर पार्ट्स कौन कौन से हैं, इस टेक्निक के 3 मेजर स्टेप्स कौन कौन से हैं। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली प्लांट डीएनए एक्सट्रैक्शन की, और उसमें भी एक जो बहुत ज्यादा फेमस और कॉमनली यूज्ड मेथड है सी टैब मेथड। तो क्या है, प्लांट के डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने में जो मुश्किल हमें पेश आती है उसकी वजह यह है कि एनिमल्स के सेल में कोई सेल वॉल मौजूद नहीं होती, सिर्फ एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है आउटर, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, जबकि प्लांट्स के अंदर एक एक्स्ट्रा और लेयर आ जाती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। तो ये डिपेंड, इसके बाद फिर फर्दर ये डिपेंड करता है प्लांट की नेचर पे। जितने हमारे पास जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स वगैरह, तो उनकी सेल वॉल बहुत थिक होती है, क्यूटिकल उनके अंदर मौजूद होती है, लेकिन उनके वाल के ऊपर वैक्सेस की लेयर वगैरह आ जाती है। दूसरे जितने भी उनके अंदर मॉडिफिकेशंस होती हैं उनकी हार्श कंडीशन को सरवाइव करने के लिए, तो उनकी वजह से उनके अंदर से डीएनए एक्सट्रैक्ट करना काफी मुश्किल होता है। तो इसके दूसरी तरफ अगर देखा जाए जो मीजोफिटिक प्लांट्स हैं उनके लीव्स वगैरह स्पेशली सॉफ्ट होते हैं, उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा क्यूटिकल या वैक्स की लेयर मौजूद नहीं होती, तो उनमें से डीएनए एक्सट्रैक्ट करना इजी होता है। तो प्लांट्स में से डीएनए को एक्सट्रैक्शन के लिए जो एक बड़ा फेमस मेथड है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है वो है सी टैब मेथड। सी टैब क्या है, ये एक डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट हम किसको कहते हैं, हम ऐसे कंपाउंड को डिटर्जेंट कहते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल ना हो, वो उसमें किसी भी वाटर के अंदर सॉल्युबल ना हुए कोई अंदर वो वाटर में अनसॉल्युबल फॉर्म में रहते हुए किसी भी कंपाउंड में से जो एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज होती हैं उसको रिमूव करे, और हार्ड वाटर के साथ जब उसका एक्सपोजर हो तो उसमें क्रिस्टल्स ना बने। ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं डिटर्जेंट। तो बहरहाल ये तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, उसका यहाँ पे कोई
कंसर्न नहीं है। हम जाते हैं सी टैब की तरफ। तो सी टैब क्या है? ये एक कंपाउंड है, ये एक जिसके अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स को यूज करके ये कंपाउंड बनाया जाता है। सी टैब एब्रीविएशन है सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड की। तो ये क्या है? एक कम्बिनेशन है मुख्तलिफ केमिकल्स की। इसकी सिंथेसिस कैसे की जाती है, प्रिपरेशन कैसे की जाती है और इसमें कौन कौन सी चीजें मौजूद होती है, ये मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ। तो इसको यूज किया जाता है स्पेशली प्लांट्स के डीएनए की एक्सट्रैक्शन के लिए। इसका सबसे बड़ा फायदा या एडवांटेज क्या है कि ये सेपरेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड्स में बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। अब हमें वहां से डीएनए चाहिए, मतलब कि न्यूक्लिक एसिड्स चाहिए, तो पॉलीसेकेराइड्स मतलब के प्रोटीन्स, ये हमारी रिक्वायर्ड मटेरियल नहीं है, हमने इसको वहां से रिमूव करना है। तो जब सी टैब को हम यूज करते हैं तो ये पॉलीसेकेराइड को और डीएनए को या न्यूक्लिक एसिड्स को एक दूसरे से सेपरेट कर देता है। तो ये इस वजह से बड़ा इफेक्टिव मेथड है। ये मुख्तलिफ केमिकल्स हैं जो सी टैब मेथड के अंदर यूज होते हैं। सबसे पहले सी टैब बफर, तो यही वो सी टैब है जिसके बारे में पिछली स्टेप में मैंने आपको बताया। इसके अंदर मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं जिनको मुख्तलिफ रेशोज के मुताबिक यूज किया जाता है और एक कम्बिनेशन बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं सी टैब बफर। तो इस टेबल के अंदर यहाँ पे मुख्तलिफ मिक्सचर्स के नाम बताए हुए हैं या केमिकल्स के नाम हैं जो कि इस सी टैब डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड के अंदर यूज होते हैं। यहाँ पे वो केमिकल्स हैं, अगर मिक्सचर है तो उसके अंदर मौजूद जो कंपोनेंट केमिकल्स हैं वो उनके नेम लिखें और यहाँ पे फार्मूलाज बताए हुए हैं। तो सबसे पहले सी टैब बफर को हम जरा डिटेल से देखते हैं। इसके अंदर एक चीज होती है ट्रेस बफर, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट जिसको हम SDS भी कहते हैं। इसके अलावा EDTA इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, फिर सोडियम क्लोराइड को भी इसमें यूज किया जाता है। तो ये कंपाउंड जब हम आपस में एक स्पेसिफिक रेशो पे मिक्स करते हैं तो ये हमारे पास बन जाती है सी टैब बफर। इसके अलावा फिनोल का मिक्सचर यूज किया जाता है। इस मिक्सचर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? फिनोल, क्लोरोफॉर्म और आइसोएमाइल अल्कोहल। इसके अलावा ये दो मिक्सचर हैं। इसके अलावा जो कुछ केमिकल्स यूज होते हैं सोडियम एसीटेट, आइसोप्रोपेनॉल और इथानॉल वगैरह। तो यहाँ पे इनके रिस्पेक्टिव फार्मूलाज भी बताए हुए हैं। तो ये कुछ केमिकल्स हैं जो सी टैब मेथड के अंदर जो डीएनए एक्सट्रैक्शन की जाती है उसमें यूज होते हैं। अब हम डिटेल से वन बाय वन इसके स्टेप्स देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्लांट जिसमें का हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं उसका एक टिश्यू हम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लीव लिया है, उसको फिर पेस्टल एंड मोर्टार में डाला जाता है। तो पेस्टल एंड मोर्टार किस लिए यूज की जाती है? उसके टिश्यूज को ग्राइंड करने के लिए। तो ग्राइंड करने से पहले हम उसमें लिक्विड नाइट्रोजन भी ऐड करते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन ऐड करने का मकसद क्या होता है कि ये जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है इसका ये फंक्शन है या इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि ये जब इन टिश्यूज के साथ एक्सपोजर होता है इसका, उनके साथ जब ये ऐड हो जाती है तो ये उसके अंदर मौजूद तमाम एक्टिविटीज को स्टॉप कर देती है, फ्रीज कर देती है उनको। दूसरा ये होता है कि इसके अंदर जो सेल, इस टिश्यू के अंदर जो डीएनए मौजूद होगा जो हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं वो स्टेबल हो जाता है और फ्रीजिंग कंडीशन में आ जाता है, जिसकी वजह से वो मजीद डिग्रेड नहीं हो सकता, क्योंकि हम यहाँ पे उसके ऊपर मैकेनिकल प्रेशर एग्जर्ट करने जा रहे हैं। तो उस प्रेशर के अंदर उस डीएनए के डिग्रेड होने के चांसेस भी मौजूद होते हैं। तो जब हम लिक्विड नाइट्रोजन को यूज करते हैं तो अब डीएनए स्टेबल फॉर्म में है, उसको जब हम ग्राइंडिंग करेंगे तो उसके डिग्रेड होने के चांसेस जो है वो रिस्क कम हो जाता है। उसके बाद जो हमें इसमें ग्राइंड करके जो हमारे पास मटेरियल आएगा हम उसको एक एपेंडॉर्फ ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरह की जो ट्यूब होती है उसको कहते हैं एपेंडॉर्फ ट्यूब। अब इस एपेंडॉर्फ ट्यूब में हम ऐड करते हैं सी टैब बफर, जो हमने पिछले स्टेप में देखा था कि किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज ऐड की जाती है वो होती है फिनोल का मिक्सचर। वो भी हमने देखा था कि उसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड मौजूद हैं। फिर ये दो चीजें डालने के बाद, कौन कौन सी, सी टैब और फिनोल का मिक्सचर डालने के बाद हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज का रूल क्या है कि हम जब किसी भी मिक्सचर को एक खास स्पीड पे स्पिन करते हैं तो उसके अंदर मौजूद जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने साइज की बेस पे अलग अलग हो जाते हैं। जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम में बैठ जाते हैं, जबकि जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं या अपर पार्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म यूज हो रही है RPM। RPM का मतलब होता है राउंड्स पर मिनट। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब हम 5000 RPM मतलब कि एक मिनट के अंदर 5000 टाइम्स ये वाला जो मिक्सचर है उसको स्पिन किया जाता है, तेजी से इस तरीके से घुमाया जाता है।
तो घुमाने के बाद क्या होता है कि उसके अंदर मौजूद जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस पे वो बॉटम में बैठ जाते हैं, और बाकी जो उसका मास है वो जो लाइटर इन वेट होता है वो उस पैलेट के ऊपर फ्लोट करने लगता है। तो जो बॉटम में मौजूद होता है, जैसे यहाँ पे अगर देखें तो ये जो डार्क कलर आपको नजर आ रहा है ये क्या है, उसका पैलेट है, ये वो हैवी पार्टिकल्स हैं, जबकि ये बाकी जो एरिया नजर आ रहा है ये लाइटर पार्टिकल्स हैं और ये ऊपर उसके फ्लोट करने लग गए हैं। तो ये ट्यूब कौन सी है, जो हमने जब इस ट्यूब को इस तरह की जब वो प्लांट मटेरियल उसके अंदर मुख्तलिफ ये केमिकल्स डालने के बाद इसको हम इस सेंट्रीफ्यूज में डालते हैं, ठीक है, और इसके अंदर मुख्तलिफ सेटिंग होती है, सेंट्रीफ्यूज में मुख्तलिफ एक से ज़्यादा ये ट्यूब्स जो हैं उसके अंदर डाली जाती हैं, उनको फिर इस कंडीशन के मुताबिक 5000 आरपीएम पे उसको सेट किया जाता है, और जब सेंट्रीफ्यूज हम ऑन कर देते हैं और उसकी टाइम ड्यूरेशन भी सेट कर देते हैं तो उसके बाद फिर वो उसमें से हमें ये इस फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। किस फॉर्म में, कि उसके हैवी पार्टिकल्स बॉटम में होते हैं और जिसके लाइटर पार्टिकल्स हैं वो सरफेस या अपर पार्ट में फ्लोट कर रहे होते हैं। जब हमारे पास इस फॉर्म में ये आ जाता है तो हम उसमें ऐड करते हैं सोडियम एसीटेट और आइसोप्रोपेनॉल। ये दो चीजें ऐड करने के बाद हम उसमें से जो उसकी पैलेट होती है, जो मतलब कि हैवी पार्टिकल्स होते हैं जो नीचे बॉटम में बैठे होंगे, तो जो बॉटम में बैठते हैं हम उनको कहते हैं पैलेट, जो सरफेस पे होते हैं उनको हम कहते हैं सुपरनेटेंट। तो जो पैलेट होती है, ठीक है, ये असल में डीएनए है, लेकिन इसके साथ अभी भी इम्प्योरिटीज मतलब कि कुछ प्रोटीन्स भी मौजूद हैं, जबकि ऊपर जो फ्लोट कर रहा है या जो सुपरनेटेंट है उसको उसके अंदर क्या चीजें हैं, मोस्टली प्रोटीन्स वगैरह मौजूद हैं। अब हम इसमें से जो हमारे पास फर्स्ट राउंड ऑफ सेंट्रीफ्यूज जो कि हमने 5000 आरपीएम पे सेट किया था, उससे जो हमें ट्यूब्स ऑब्टेन होंगी जिसका नीचे पैलेट है और ऊपर सुपरनेटेंट है, इसमें से सुपरनेटेंट को हम फेंक देंगे, मतलब कि डिस्कार्ड कर देंगे, और जो पैलेट है उसके अंदर हम ऐड करेंगे सोडियम एसीटेट और आइसोप्रोपेनॉल। इसको ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर दोबारा से उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। अब की बार कंडीशंस क्या हैं, 8000 आरपीएम। इसको एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, और अब उसमें से जो ट्यूब हमारे पास आएगी एपेंड ऑफ ट्यूब, जिसकी अंदर हम देख रहे हैं कि जो जितनी भी इम्प्योरिटीज थी अब तकरीबन रिमूव हो चुकी हैं। अब ये नीचे पैलेट की फॉर्म में प्योर डीएनए है हमारे पास, जबकि थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज जो इस फर्स्ट सेंट्रीफ्यूज में उसके अंदर रह भी गई थी वो अब रिमूव हो चुकी हैं, टोटली वो सेपरेट होके सरफेस पे आ गई हैं। तो सरफेस पे आने वाली प्रोटीन्स जो कि सुपरनेटेंट हैं उसको हम वहां से फेंक देंगे या निकाल देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। अब नीचे जो ये आपको नजर आ रही है पैलेट, इसके अंदर हम डालेंगे 70% इथानॉल। तो इथानॉल के अंदर चूंकि डीएनए सॉल्युबल नहीं है, वो उसके अंदर प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में होगा और हम उसमें से आसानी से उसको सेपरेट कर सकते हैं, हम उसको वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। अब इस फॉर्म में कलेक्ट किया हुआ डीएनए जो होता है इसको आप तकरीबन 24 आवर्स तक स्टोर कर सकते हैं फ्रिज के अंदर रूम टेम्परेचर की कंडीशंस पे। रूम टेम्परेचर कंडीशंस कौन सी हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपका रूम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इस वक्त जो है 25 से ऊपर है तो फिर आपको उसके लिए कोई फ्रिज या फ्रीजर वगैरह यूज करना पड़ेगा। तो ये थे बेसिक स्टेप्स जिनके थ्रू हम प्लांट का डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हार्वेस्टिंग, प्लांट्स के ऊपर से डीएनए का जो रेजरवायर है या जो भी सोर्स हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक लीफ को यूज कर रहे हैं, उसको वहां से हटाना, फिर उसकी ग्राइंडिंग करना पेस्टल एंड मोर्टर में, और यूज किया जाता है इसके लिए लिक्विड नाइट्रोजन को। क्यों, ताकि डीएनए स्टेबल रहे, उसकी डिग्रेडेशन ना हो। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसको एपेंड ऑफ ट्यूब में डालते हैं और उसके अंदर सी टेप बफर और फिनोल का मिक्सचर ऐड करते हैं। फिर हम 5000 आरपीएम पे उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर हैवी पार्टिकल्स जो कि डीएनए होता है वो पैलेट की फॉर्म में बॉटम पे बैठ जाती हैं, जबकि जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो असल में इम्प्योरिटीज स्पेशली प्रोटीन्स वगैरह होती हैं वो ऊपर वाले पार्ट में फ्लोट करने लगती हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो अपर पार्ट होता है या जो सुपरनेटेंट होता है, जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको डिस्कार्ड कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं वहां से, और बाकी जो पैलेट है उसके अंदर सोडियम एसीटेट और आइसोप्रोपेनॉल ऐड करते हैं। फिर दोबारा से उसको 8000 आरपीएम की कंडीशन पे सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। अब इस कंडीशन से हमें जो ट्यूब्स ऑब्टेन होंगी उसके सुपरनेटेंट को फिर
डिस्कार्ड कर दिया जाता है और पैलेट के अंदर हम 70% इथानॉल ऐड करते हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास ये मिक्सचर आएगा उसको हम रूम टेम्परेचर पे 24 आवर्स के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो ये कुछ अपरेटस हैं डिफरेंट जो इस सारी टेक्निक में यूज होते हैं। ये पेस्टल एंड मोर्टार है जिसको यूज किया जाता है मैकेनिकल ग्राइंडिंग के लिए या उसके अंदर से लाइसिस के लिए, सेल्स की वाल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए। यह है वो एपेंडॉर्फ ट्यूब जो कि यूज की जाती है सेंट्रीफ्यूज में। तो इस ट्यूब के अंदर हम सारा वो मिक्सचर जो भी कुछ है हमारे पास जिसको हम सेंट्रीफ्यूज करना चाहते हैं वो डालते हैं और ये ऊपर इसकी कैप है, इसको इस तरीके से बंद कर देते हैं। ये एयर टाइट सील हो जाती है और उसको फिर हम आगे सेंट्रीफ्यूज के लिए यूज करते हैं। तो ये है सेंट्रीफ्यूज। इसके अंदर अगर आप देखें ये छोटे छोटे होल्स नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हर एक होल में एक इस तरह की एक इस तरह की एपेंडॉर्फ ट्यूब एडजस्ट हो जाती है, उसके अंदर हम डाल देते हैं। जब ये सारे होल जो हैं वो भर जाते हैं, इसके अंदर हम ये एपेंडॉर्फ ट्यूब्स डाल देते हैं तो इसके ऊपर ये जो लिड है या जो कैप है इसको बंद कर दिया जाता है। बंद करके हम टोटली सील कर देते हैं और उसको बिल्कुल ऐसे सेट किया जाता है कि जरा सी भी वो जो सील है या जो उसका लिड है वो लूज ना हो। फिर हम यहाँ पे आप देखें ये उसकी आरपीएम ये 13,500 आरपीएम पे सेट किया हुआ है। ये आपको एरोज नजर आ रही हैं, ये इसकी वैल्यू को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है और ये इसकी वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से आप अपने जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक इन कंडीशंस को सेट कर सकते हैं। एक बार हमारा सेंट्रीफ्यूज हो जाता है तो हम उसमें से जो ट्यूब्स मिलती हैं वो कुछ इस फॉर्म में होती हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ये वही एक एपेंडॉर्फ ट्यूब है जिसकी अब हमने सेंट्रीफ्यूज कर लिया है। तो अब इसकी कंडीशंस देखें कि ये नीचे जो आपको जरा डार्कर शेड में नजर आ रहा है ये उसका पैलेट है, ठीक है, जो कि हैवियर पार्टिकल्स होते हैं। जबकि ये ऊपर जो लाइटर पोर्शन नजर आ रहा है ये इसको हम कहते हैं सुपरनेटेंट, जिसके अंदर मुख्तलिफ हमारे इस डीएनए के केस में इसमें प्रोटीन्स और दूसरी इम्प्योरिटीज होती हैं। जबकि नीचे जो बैठने वाला सेक्शन या जो पैलेट है ये क्या है, डीएनए है। तो अब हम इसमें से जितनी बार भी पिछले सेक्शन में बात हुई कि हमने सुपरनेटेंट को रिमूव किया है तो उसका मतलब ये होता है कि ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको यहाँ से डिस्कार्ड कर दिया जाता है, इसको रिमूव किया जाता है और ये नीचे जो पैलेट है इसको मोस्टली रखा जाता है और फिर आगे प्रोसेस किया जाता है। तो ये एक बेसिक और इंतहाई सिंपल मेथड है प्लांट के डीएनए की एक्सट्रैक्शन का। तो ये एक प्रैक्टिकल टेक्निक है और बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स के अंदर इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और आज हमने उसको डिस्कस किया प्लांट्स के हवाले से कि प्लांट का डीएनए हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम इसके मजीद प्रैक्टिकल देखेंगे वन बाय वन। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम तक के लिए